हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ रहनुमा। आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, यानी कि वो सभ्यता कब अस्तित्व में आई, यानी कि हड़प्पा के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आती है। वैदिक सभ्यता को ना सिर्फ वैदिक सभ्यता कहते हैं, बल्कि इसे अब हम आ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ वैदिक सभ्यता की, यानी कि वो सभ्यता जब हड़प्पा के पतन के बाद अस्तित्व में आई, सिंध सप्त प्रदेश में। इससे पहले मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इस चीज़ को लेकर डिबेट है, कहाँ से आर्यंस लोग आए, कहाँ से क्या चीज़ें हुई। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैदिक काल को या वैदिक युग को या वैदिक सभ्यता को और क्या क्या कहते हैं। ठीक, तो आपका लौह युग भी बोलते हैं वैदिक सभ्यता को, ओके, एंड आर्य युग भी बोलते हैं एंड वैदिक युग भी बोलते हैं। लौ युग क्यों कहते हैं, रीज़न जान लेते हैं। क्योंकि ऐसे मतलब सडनली किसी सभ्यता को लौ युग का नाम दे देना, सडनली ऐसे किसी सभ्यता को लौ युग का नाम दे देना, ये थोड़ा आपको जान लेना ज़रूरी होगा, तभी अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस चीज़ की। लौ युग यानी कि इस समय लौ युग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस काल में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था, लोहे की शुरुआत हो गई थी। ठीक, तो इस वजह से इसको लौ युग भी कह दिया है। एंड आर्य युग क्यों कहा है, क्योंकि जो आर्य जाति के लोग भारत में एंटर किए, इस वजह से इस सभ्यता को आर्य युग भी कह दिया है। ठीक, इसके अलावा वैदिक युग क्यों कहा है, वैदिक युग इसलिए बोला है क्योंकि इस समय में वेदों की रचना हुई, यानी कि 4 वेदों की रचना हुई। ठीक है, पूरे वैदिक काल में 4 वेदों की रचना होती है और इस सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका सीजीएल हो, या फिर सीएचएसएल हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, या फिर पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली जब आप इसको अच्छे से कर लोगे तो कहीं भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अंदर हम ये देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि अर्ली वैदिक आपका और पूरा लेटर वैदिक। ठीक है, ई से डिनोट कर देती हूँ, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। ठीक है, तो हम अर्ली वैदिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बाद में हम लेटर वैदिक भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड जो दिखाया गया है, ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड दिखाया गया है, ये पूरी सभ्यता का है। ठीक है, यानी कि ये पूरा वैदिक टाइम पीरियड है, ये पूरा वैदिक टाइम पीरियड है। हम लोग अर्ली वैदिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 1000। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद में जो 1000 से लेके 600 का बचता है वो लेटर वैदिक हो जाएगा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगी, सो डोंट वरी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि वैदिक सब, अब हम पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा हम वैदिक युग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाद में बता दूंगी मैं आपको। तो हम सिंपल सा देख लेते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। तो सिंपली बोला जाता है कि तुर्की के हिलाइलिस समुदाय के लोगों के द्वारा वैदिक सभ्यता की खोज की गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि मगध में लोहे का प्रयोग किया गया 1000 बीसी। बीसी का मतलब पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि बिफोर कॉमन एरा। मगध में लोहे का प्रयोग किया गया सबसे पहले। मगध वही एरिया था, वही महाजनपद था जहाँ पर मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, आप इतना तो जान गए। तो वहीं पर सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी चीज, लोह युग को मैं सिंपल सा बता चुकी हूँ कि आर्य युग भी कहते हैं। ठीक, और इस युग में जो आर्य जाति के लोग थे वो मध्य एशिया से आकर ईरान, पहले मध्य एशिया आए, देन ईरान आए, एंड देन फिर सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि 7 नदियों वाला क्षेत्र, उसको कह रहे थे सप्त सिंधु प्रदेश, वहां पर आके बस गए। ठीक है, तो हैव यू एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगी। अब हम देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों की मत क्या है, जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनका क्या मानना है, वो क्या कहते हैं वैदिक युग के लिए, कि भाई ये आर्य जो थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने का मकसद ये है कि एक तो
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है, इसमें से। एंड दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो लोग क्या सोच रहे थे कि आर्य कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो विभिन्न विद्वानों के मत देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है मैक्स मूलर, ठीक है। ये कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक। तो ये कहते हैं कि आर्य लोग जो हैं उनका अराइवल कहाँ से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ है, ठीक। एंड इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, तो मैक्स मूलर ने कहा है, ठीक। इसके अलावा गॉर्डन चाइल्ड वेरी फेमस, तो ये कहते हैं आर्य जो हैं दक्षिण रूस से आए हैं, ठीक है, इनका ऐसा मानना है। एसी दास और डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहना है कि सप्त सिंधु प्रदेश से ही थे, ठीक है। ये कहीं से आए नहीं है, वहीं पर थे, वहीं पर ओरिजिन हुआ और वहीं पर जो है डेवलप हो गए और धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास हो गया, ठीक है। दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है, ये कहते हैं तिब्बत से आए हैं ये लोग, ठीक है, कहीं से, ये कहीं बाहर, इनका अलग ही थॉट है, ये बोल रहे हैं कि तिब्बत से आए हैं। लोकमान्य तिलक, ठीक है, वेरी फेमस। कौन है लोकमान्य तिलक? ये वही है, इन्होंने मराठी और केसरी पत्रिकाएं निकाली। मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्रांति में अपना भाग लिया, और ये गरम दल के नेता थे, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आर्य जो है आर्कटिक वृत्त से आए हैं, यानी कि हाउ कैन बी पॉसिबल। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि सबसे हायर क्लास के जो लोग थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्य लोग थे, यानी कि जो श्रेष्ठ कुलीन लोग थे, वो भारत के व्यक्तियों को दास कहते थे या दस्यु कहते थे या राक्षस कहते थे, ठीक है। ये चीज़ें कही हैं क्योंकि भारतीय लोगों का रंग कैसा था, उनके कंपैरिजन में थोड़ा फेड था, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स थे, इस वजह से इन्होंने इन्हें राक्षस, दास वगैरह की संज्ञा दी है, यानी कि किसे? भारतीयों को, ठीक है। एग्रीकल्चर कर रहे थे और पशु चारक थे, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड थी इनकी सोसाइटी। और एनिमल हस्बेंड्री बेस यानी कि गाय को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने, ठीक है। और भारत में ये लोग गाय, घोड़ा और लोहा रथ के साथ आए थे, ऐसा माना गया है। मैंने आपको बताया कि राणा गुंडई, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर भी कुछ कुछ घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो मे भी शायद ये कहा गया है कि घोड़ा जो है इतने बड़े लेवल पे आर्य युग के समय में ही या वैदिक समय में ही इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता होगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देख लेते हैं अर्ली वैदिक में ऋग्वेद की रचना की गई, यानी कि इसकी रचना का टाइम पीरियड 1500 से 1000 के बीच में माना जाता है। इसी वजह से अर्ली वैदिक को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक। ऋग वैदिक काल के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनकी हम बात करेंगे। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? वेद पढ़ेंगे, ठीक, आप वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, अरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है, वैदिक काल के अंदर, ठीक है। हम साथ ही साथ इसके साक्ष्य देख रहे हैं, तो वैदिक काल और लेटर वैदिक में आपके उपवेद आ जाते हैं, वेदांग आ जाते हैं, वेदांत आ जाते हैं, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, पुराण, धर्मशास्त्र। एक एक को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा कि उपवेद किसे कहा गया है, वेदांग किसे कहा गया है, वेदांत किसे कहा गया है, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, पुराण और धर्मशास्त्र किसे कहा गया है, और इनकी ज़रूरत क्यों हुई। जब वेदों की रचना हो चुकी थी तो इनकी क्या ज़रूरत थी। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक कह सकते हैं या ऋग वैदिक कह सकते हैं। ऋग वैदिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पूरे पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इस वजह से हम इसे ऋग वैदिक कह रहे हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक के अंदर 3 वेदों की रचना हुई। 3 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको भी याद हो जाएंगे, डोंट वरी, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वेद कौन कौन से हैं, ठीक। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, ठीक, 4 वेद हैं। अब ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि वेद कितने हैं, सिंपल सी बात है, तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए, वेदों के अंदर से थोड़ी सी डिटेल में पूछा जाएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, कहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता दूंगी। सो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है,
अथर्ववेद। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा अनार्य, ठीक है। अनार्य का मतलब है यानी कि इसकी रचना आर्यों के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इन तीनों की रचना आर्यों के द्वारा की गई थी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, अनार्य लिखा है, यानी कि इसकी रचना अनार्य द्वारा की गई थी, ठीक है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वेद है जिसकी रचना अनार्य के द्वारा की गई है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, तो आपको सही से ध्यान रखना है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक में ये ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक। और ऋग्वेद की रचना अर्ली वैदिक में हुई, इसी वजह से इस टाइम पीरियड को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक। अब ये बात ध्यान रह जानी चाहिए आपको। सो ऋग्वैदिक के अंदर कितने मंडल हैं, यानी कि कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं। ध्यान से समझना है इसको, 10 चैप्टर्स हैं। तो उसके अंदर कितने सूत्र हैं, यानी कि मतलब सूक्त कितने हैं, कितने मतलब श्लोक वगैरह हैं, तो 1028 हैं। आपको याद रखना है 1028 हैं। जो पहला और सातवां, सबसे दूसरा और सातवां है, ये सबसे पहले लिखे गए हैं, इसी वजह से इनको प्रारंभिक अध्याय कह दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो जो पहला और आठवां और नवा है, ये सबसे बाद में लिखा गया। नवा जो है वो सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन बनता है यहीं से, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहीं से कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ध्यान रखना है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9 मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, सो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो एज पॉसिबल एज मैं जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करूंगी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंद्र हैं आपके, अग्नि, वरुण, सोम, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा कि महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, पूछेगा ये कि कितने श्लोक किसको समर्पित हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। और ये पूछेगा कि ये देवता किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन देवताओं का रोल क्या था, किस लिए इनकी पूजा की जा रही थी, ठीक। इंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल के अंदर। सो पुरंदर, इनको पुरंदर की संधि दी गई है, तो क्वेश्चन आता है कि पुरंदर किसे कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया होगा वरुण, मित्र, इंद्र, ठीक है। तो आपको लगाना है इंद्र, ठीक है। तो किलों को तोड़ने वाले, यानी कि इतना पावरफुल बनाया गया है कि अगर किलों को तोड़ सकते हैं, युद्ध के देवता माने जाएंगे, किलों को तोड़ेंगे। तो वर्षा के देवता, अगर वर्षा नहीं हो रही है तो इंद्र की पूजा करो, वर्षा हो जाएगी। युद्ध के देवता मैंने बता ही दिया कि किलों को तोड़ रहे हैं, तो इट मीन के वॉरियर हैं। 250 लोग इनके लिए ही ऋग्वेद में अर्पित हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 250 श्लोक अगर किसी देवता को अर्पित किए जा रहे हैं, उनकी ख्याति में गाए जा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस, स्थान या प्लेस रख रहा है ये देवता, ठीक है। तो इंद्र को भूलना नहीं है, याद रखना है। और क्वेश्चन ये आया हुआ था कि कितने श्लोक इंद्र देवता को है, कभी 250 आ जाता है और कभी 1/4 लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। अग्नि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जो है आसमान, धरती और अंतरिक्ष तीनों की देवी कहा जाता है, देवी हैं ये, ठीक है, तीनों की देवी कहा जाता है। और 250 श्लोक इनको अर्पित है, यानी कि इंद्र के बाद सेकंड नंबर अग्नि का आता है। पथिकृत का मतलब बताया गया कि रास्ता बनाने वाला कहा गया है। वरुण देवता जो हैं वो उनके लिए क्या टाइटल इस्तेमाल किया गया है, किस चीज़ के देवता माने गए हैं वरुण, तो पानी के देवता इन्हें माना गया, यानी कि जल का देवता वरुण को माना गया है। नैतिकता का देवता माना गया है, मोरालिटी का देवता माना गया है। असुर भी कहा गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड का देवता वरुण को माना गया है। अहुर मजदा कहा गया है। क्वेश्चन आता है कि अहुर मजदा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किस देवता को कहा गया है, तो आपको याद रखना है वरुण को कहा गया है। वरुण इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, इंद्र भी इंपॉर्टेंट है, अग्नि भी इंपॉर्टेंट है और आपके वरुण भी इंपॉर्टेंट है। तो जिंद अवेस्ता जो है वो जिंद अवेस्ता बुक है, ठीक है, टेक्स्ट है, रिलीजन टेक्स्ट है। तो इनका वर्णन अहुर मजदा देवता के समान बताया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या मंडल कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीसरा मंडल यानी कि थर्ड मंडल है, थर्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसकी रचना किसने की है, इस चैप्टर को लिखा किसने, इस मंडल को लिखा किसने, विश्वामित्र ने लिखा है। तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र लिखा गया है, और ये गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, सविता या सावित्री देवी को समर्पित है, ठीक।
तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि तीसरे मंडल की रचना किसने की, ठीक है, तो विश्वामित्र ने की। एक क्वेश्चन बन गया आपका। जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है, 2 क्वेश्चन बन गए आपके। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है। ज्यादा डीप पूछेगा तो पूछ लेगा किस देवी को समर्पित है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। ये 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो गई। 7 मंडल की तरफ आ जाते हैं। 7 मंडल की रचना किसने की है, गुरु वशिष्ठ ने की है। 7वां मंडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किसी न किसी वजह से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से 7वां मंडल किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसलिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये 10 राजाओं का युद्ध किसके साथ हुआ था, राजा सुदास और विश्वामित्र के साथ हुआ था, ठीक है। तो होने के पीछे रीजन क्या था, राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर नया पुरोहित वशिष्ठ को बना लिया। इस वजह से विश्वामित्र को अपमान लगा कि मेरी रैंक यानी कि मेरी रैंक मुझे छीनकर गुरु वशिष्ठ को दे दी। तो उन्होंने 10 कबीलों को मिला के, 10 राजाओं को मिला के और विश्वामित्र, ठीक है, इन्होंने सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और फिर भी फाइनली विजयी कौन हुए, राजा सुदास विजयी रहते हैं। ये 10वां मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वर्ण व्यवस्था की बात की गई, यानी कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इनकी बात की गई है। और विवाह पद्धति यानी कि किस तरीके के विवाह होंगे, 8 तरीके के विवाह होते थे, ठीक है। 4 को तो लीगल माना गया, 4 को इलीगल माना गया, ठीक है। और नदियों का वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वर्ण व्यवस्था, कभी कभी नॉर्मल पूछ लेगा कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस में मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है। और फिर कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किसके अंदर दिया गया है, तो आपका लिखा रहेगा पुरुष सूक्त लिखा रहेगा, और भी 3 ऑप्शंस लिखे रहेंगे, ठीक है। तो पुरुष सूक्त इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी, ठीक है, सरस्वती, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी। आज के समय में सरस्वती विलुप्त हो गई है, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को पवित्र माना गया था। व्यास नदी यानी कि व्यास नदी को विपाशा भी कहते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम दे देंगे नदियों का और आपको आधुनिक नाम बताना होगा। जब आगे का कराऊंगी तो उन प्राचीन नामों को भी अच्छे से कराऊंगी नदियों का, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखो पढ़ना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एवरीथिंग इन इंक्लूड, ठीक है। तो सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता है और इसकी तुलना किससे की गई, घोड़े और गाय से की गई। और घोड़े और गाय ऋग्वैदिक काल में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि घोड़े और गाय की तुलना ऋग्वैदिक काल में सतलज नदी से कर दी गई, तो अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट नदी है सतलज, ठीक है। आर्यंस थे, वो गाय का इस्तेमाल कैसे करते थे, विनिमय के माध्यम में, बार्टर चेंज यानी कि विनिमय वस्तु के माध्यम से। अगर कोई उन्हें वस्तु लेनी है तो एक गाय को दे दिया, ठीक है। गाय बहुत इंपॉर्टेंस कोर एरिया में रहती थी। गोमद किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी। इस तरीके के वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। तो गोमद का मतलब है जिसके पास बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ द काउज होंगी, उसको गोमद कहा जाएगा। और हम यहाँ देख लेते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि कुछ नदियों के नाम दे दिए जाते हैं कि इसका ऋग्वेद में इस नदी का नाम कितनी बार लिया गया है, तो गंगा नदी का नाम 1 बार लिया गया है, ठीक है। यमुना नदी को ऋग्वेदिक के अंदर 3 बार नाम लिए गए हैं, ठीक है। नर्मदा नदी, उसका 1 बार भी वर्णन नहीं मिलता है। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण किसे कहते हैं, वेदों की टीका की गई थी। वेदों को सरल ढंग से व्याख्या किया गया था, यानी कि सरल ढंग से यानी कि बहुत इजी लैंग्वेज में उसको समझाया गया था, ठीक है। क्योंकि वेद बहुत ही ज़्यादा टिपिकल संस्कृत और बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में उसको लिखा गया था, तो उसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से उन वेदों को समझ के उसकी की बना दी गई थी, यानी कि उसको बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए उसको एक्सप्लेन कर दिया गया था, ठीक है। आरण्यक का मतलब होता है वन ग्रंथ, यानी कि वनों में रह के आरण्यक की रचना की गई थी। इसको फॉरेस्ट बुक भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जंगलों में रहते थे ऋषि मुनि, तो वो अपने विचारों को लिखते थे, इस वजह से उसको आरण्यक कह दिया गया है। ये रहस्यवाद, मिस्टिकल और जो दैनिक जीवन था, डेली लाइफ जो थी, उसके दर्शन का वर्णन करते हैं। सो अगर आपको किसी तरीके का डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उपनिषद पे आ जाते हैं। सुना ही होगा उपनिषद कितने होते हैं, सबको पता होता है 108 होते हैं। क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि उपनिषद कितने होते हैं, 108 होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। उपनिषद का मीनिंग होता है गुरुओं के समीप बैठना। देखो जो पहले एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या होता था,
16 संस्कारों में से एक संस्कार होता था उपनयन संस्कार, ठीक है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। उसके अंदर क्या होता था कि बच्चे का संस्कार कर दिया जाता था और फिर उसके बाद उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है। तो गुरुओं के समीप ही बैठकर पढ़ा करते थे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में उस समय बहुत मुश्किल होती थी और हर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। आजकल सब के लिए जो है ओपन है कि भाई सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इन द मॉडर्न एरा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद है आपका बृहदारण्यक। पुनर्जन्म का सिद्धांत, अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक, ऋग्वेद के अंदर दी गई हैं, ठीक है, ये चीजें। और सबसे बड़ा उपनिषद ये है, ठीक। जब सबसे बड़ा उपनिषद पूछ सकता है तो सबसे छोटा भी उपनिषद पूछ सकता है, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, याद रखना है। और मांडुक्य उपनिषद जो है उसमें सत्यमेव जयते, ठीक। वसुधैव कुटुंबान, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, यानी कि सारा विश्व परिवार है, यानी कि पूरी दुनिया हमारी क्या है, फैमिली है। और इसे क्या कहा गया है, महाउपनिषद कहा गया है। होप सो आपने पूरी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा पूरा लेक्चर, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर किसी तरीके की कोई डाउट रहता है आपको, ठीक है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं और एज पॉसिबल एज मैं उसे रिजॉल्व करूँगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग जिन लोगों को पूरी तरीके से अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है, वो इस वीडियो को देख सकें। हम जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहे हैं वो आपको किसी तरीके से उसमें प्रॉब्लम ना हो। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, वो लोग दूर दराज के एरिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर मतलब जो पढ़ना चाहते हैं, डेस्परेट हैं, ठीक है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। खुद में अच्छा लगे, मेरी टीचिंग से लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक। मेरा पढ़ाना तभी सफल हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।